Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is non-performing assets, NPA. How to identify and put them to work in business. क्या मतलब हुआ? ये जो assets है ना बिजनेस के अंदर, बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस करते करते आपने एसेट्स क्रिएट किए, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेंटरी है, सन्ड्री डेटर्स हैं, और ना जाने कितने ही एसेट्स बिजनेस के अंदर हम क्रिएट करते चले जा रहे हैं, परचेज करते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन एसेट्स को हमने परचेज तो कर लिया, जैसे कि आपके पास एक मशीन है, एक और मशीन खरीद ली। अब पहली मशीन के बराबर का तो काम है, दूसरी मशीन तो चलती नहीं है, खाली पड़ी हुई है, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन हो रहा है वो अलग। एक लैंड खरीदी, दूसरी और एक लैंड खरीद ली, अब वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन पैसे तो लग गए, लेकिन उससे कोई रिटर्न वापसी नहीं आ पा रही। तो कौन से हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो पैसा, मनी, रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, आमदनी इनकम नहीं हो रही है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे लगाएं उसको काम के ऊपर, ये है आज का दिलचस्प टॉपिक। आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है ना? कहाँ से आया ये टॉपिक? हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेंट है, उन्होंने कहा कि जगमोहन भाई क्या इसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाई है? मैंने कहा अलग अलग वर्कशॉप में, कैश फ्लो समिट्स में मैंने बात तो की है इसके ऊपर, लेकिन डेडिकेटेड कोई वीडियो तो नहीं बनाई। चलो अब बना देते हैं, अब आपके काम आएगी। लीजिए, अब ना इसके ऊपर बहुत ही मजे से बात करते हैं। किसके ऊपर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। चलिए, सबसे पहले आपका सवाल ये है कि करे क्या, व्हाट टू डू। मैं कह रहा हूं लव योर बैलेंस शीट। देखो, प्यार ही तो सबसे 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 ऊंची वाइब्रेशन है जिंदगी जीने की। व्हेन यू आर इन लव विद योर सेल्फ, व्हेन यू आर इन लव इन दी यूनिवर्स, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। वो उमंगे, वो तरंगे, वो जिंदगी, क्या बात है। तो उसी तरीके से अगर लव हाईएस्ट स्टेट है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रपायो, तो क्यों ना ये जो एसेट्स पाए जाते हैं ये बैलेंस शीट में पाए जाते हैं। अगर ये बैलेंस शीट में पाए जाते हैं तो क्यों ना उसको प्यार करें। किसको? बैलेंस शीट को। चलिए, बैलेंस शीट से प्यार करते हैं। लव योर बैलेंस शीट। तो मेरा ये मानना है कि लव योर बैलेंस शीट एंड इट विल मेक यू रिच। अच्छा, अच्छा, व्हाट वन थिंग दैट यू विल मेक यू रिच इज द प्यार टू योर बैलेंस शीट। वो कैसे? देखो, बैलेंस शीट के ना आज अंदर जाकर देखते हैं होता क्या है, समझते हैं। जैसे ही हमने बैलेंस शीट को ओपन किया तो हमें दिखाई दिया कि अरे, इसकी एक लेफ्ट साइड है लायबिलिटी, एक राइट साइड है एसेट। ये बैलेंस शीट किसकी है? बिजनेस की बैलेंस शीट है। ये आपकी बैलेंस शीट नहीं है, ये डायरेक्टर की बैलेंस शीट नहीं है, प्रमोटर की नहीं है, पार्टनर की नहीं है। ये बैलेंस शीट किसकी है? बिजनेस की। समझो, प्लीज 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 समझ लो, ये बिजनेस की बैलेंस शीट है। तभी तो बिजनेस की बैलेंस शीट में जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, उनकी जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड पर नजर आती है। तो ये लायबिलिटी है किसकी? बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस में मालिक ने इन्वेस्ट किया है कितना? 55 करोड़ रुपए। तो फिर एसेट्स क्या है? एसेट्स वो हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कार, ऑफिस इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी, अदर पीपल्स कंपनी के अंदर आपने कोई इन्वेस्ट किया हो। तो करंट एसेट्स क्या है? जो आपने सेल तो कर दिया लेकिन पैसे अभी आए नहीं, अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट कर दिया उसको लेकिन पैसा आया नहीं, क्या बन गया? एआर, अकाउंट रिसीवेबल। ये भी तो एसेट है, दे ही नहीं रहे, तो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। इन्वेंट्री, जो आपने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स जो कंपनी में पड़ा हुआ है आपके, वर्क इन प्रोग्रेस तो कर दिया। क्यों कर दिया? WIP। हुआ क्या? लेबर खाली बैठी हुई थी। हमने कहा अरे, लेबर खाली बैठी हुई है, कुछ तो लगाओ। अरे, अभी सेल्स का ऑर्डर आया नहीं।
सेल्स का ऑर्डर आया नहीं, लेबर बैठी है खाली, तो हमने कहा तुम खाली क्यों बैठे हो, कुछ कंपनी के अंदर बेड़ागर्की करो। मतलब मतलब कि रॉ मटेरियल को काट काट के तोड़ तोड़ के WIP में बनाओ, जब ऑर्डर आएगा तो ये पीस इस्तेमाल कर लेंगे। ऑर्डर आया ही नहीं, ऑर्डर वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था, तो अच्छा भला जो रॉ मटेरियल था उसको काट काट के अपनी इंट्यूशन से आपने WIP में बना लिया, जो कभी काम ही नहीं आया। वो नॉन मूविंग बन गया, वो स्लो मूविंग बन गया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने खुद ही अपने हाथों से अपने रॉ मटेरियल के एसेट्स को WIP पे कन्वर्ट करके खत्म कर दिया। सुना होगा ना आपने कि प्लास्टिक की शीट्स हैं, पेपर को काट के अभी आधी तैयारी तो करके रखो, जब ऑर्डर आएगा तो वहां पर काम आएगा, टाइम बचेगा। कौन सा टाइम बचेगा, जो लेबर खाली बैठी थी। अरे लेबर को खाली बिठा लो, जब हाथ में कंफर्म ऑर्डर होगा ना, तो फिर पूरी बैचिंग बना के एक ही बार प्रोडक्शन कर देना, और वो जल्दी हो जाएगा, उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन नहीं, दिल है कि मानता नहीं। चलो, इन्वेंट्री भी तो आपका एक एसेट है। जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी तो एसेट्स हैं, बस खाली पड़े हैं। करंट अकाउंट में मिल क्या रहा है, कुछ ना मिल रहा बैंक करंट अकाउंट के अंदर। अरे इसको ट्रांसफर करो, कोई फ्लेक्सी FD में डलवा दो, कोई म्यूचुअल फंड में डलवा दो, कोई आप इसको काम पे लगाओ। लेट द मनी वर्क फॉर यू। और अदर एसेट्स पड़े हुए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है बिजली का, लेकिन अभी बिजली का मीटर भी हट गया, फैक्ट्री भी चेंज हो गई, लेकिन रिफंड लेने गई नहीं। मीटर कटवा लिया लेकिन मीटर का सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव ही नहीं किया। ये भी तो एसेट था जो नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है। चलिए, बैलेंस शीट के अंदर जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो उसकी राइट हैंड साइड में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो एसेट है। अगर वो परफॉर्म करेगा तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स है, अगर वो परफॉर्म करेगा तो परफॉर्मिंग एसेट्स है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसेट्स है। आप देखो आपके एसेट्स जो हैं वो परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग है। तो 120 करोड़ के तो एसेट खड़े कर लिए, 55 करोड़ रुपए खुद डाले थे, तो बाकी पैसा कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर। देखो लायबिलिटी 120 करोड़ की है, एसेट 120 करोड़ का है। तो समझने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड के बराबर की होती है। यानी कि पैसा आ कहाँ से रहा है, लायबिलिटी बिजनेस के पास, पैसा जा कहाँ पे रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से आ रहा नहीं आया। रहा तो कैश फ्लो होता है, आया कहाँ से, पैसा आया 120 करोड़ का, फ्रॉम वेयर, लायबिलिटी, कहाँ है, वेयर इज एसेट। तो पैसा 55 करोड़ तो हमने खुद ही डाल दिया, 20 करोड़ रुपए का तो आज तक प्रॉफिट कमा चुके हैं और वो बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टेड है। 31 करोड़ के लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं और 10 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं। 3 करोड़ के अकाउंट पेबल हैं, माल तो खरीद लिया, अकाउंट कर लिया उससे, लेकिन पे नहीं किया, पेबल करेंगे, सन्डरी क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल 3 करोड़ देने हैं। और अदर लाइबिलिटी जैसे कि सैलरी पेबल, सैलरी 31 तारीख को पे तो हो गई है लेकिन 7 पेबल हो गई है, 7 तारीख को पे करेंगे, तो अदर लाइबिलिटी, GST पेबल, ऑडिट फीस पेबल, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, ये सारी अदर लाइबिलिटी है आपकी। तो यानी कि देने हैं ना, दिए तो नहीं, उसका काम तो कर लिया, इस्तेमाल तो कर लिया, उसको खर्चा तो बुक कर लिया। ओके, तो 120 करोड़ रुपए फ्रॉम वेयर आए और कहाँ गए। अच्छा देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ क्या होगी, नेटवर्थ होगी कंपनी की एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या कैपिटल जमा रिजर्व। देखो इजिकल टू जो आपकी कैपिटल है जमा उसमें रिजर्व सरप्लस ऐड कर दो, तो वो आपकी हो गई नेटवर्थ। यानी कि इस बिजनेस की औकात, इस बिजनेस की वेल्थ, इस बिजनेस की वैल्यू, बुक वैल्यू 75 करोड़ रुपए की है। तो पहला तरीका क्या था कि आप कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दो तो बन जाएगी आपकी नेटवर्थ। या एक काम करो, इजिकल टू जितने भी एसेट्स हैं उनको जोड़ लो, ये रहे एसेट्स, प्लस 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 प्लस, जोड़ लिए। अब इसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, कौन सी है, ये वाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको माइनस कर दो तो भी 75, ऐसे भी 75 और वैसे भी 75 बराबर है। ये आप कह रहे हो कि ओके जगमोहन, बैलेंस शीट तो मुझे समझ में आ गई कि क्या होती है, अब इससे प्यार करना शुरू करेंगे तो मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। वो कैसे, लो करके देखते हैं, करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने अपनी एसेट साइड खोल ली ना,
फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर पहला ग्रुप क्या है? फिक्स एसेट्स। वहां पे क्या दिखाई दिया? वहां पर सबसे पहले दिखाई दिया लैंड। बैलेंस शीट ओपन कर ली कब? महीने में एक बार देखा लैंड। कौन सी लैंड? मनेसर में जो नई लैंड खरीदी थी, जबकि नरैना में ऑलरेडी एक फैक्ट्री चल रही है। तो भैया या तो नरैना की फैक्ट्री को पूरी तरह से मानेसर में शिफ्ट करो और इसको किराए पर दो ताकि इनकम आनी शुरू हो। वहां लैंड पड़ी हुई है, 7 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। अभी 1 करोड़ रुपए और लगाना है उसके ऊपर, जिसकी डिमांड निकली पड़ी है, उसको दे नहीं रहे हैं मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया वाले, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मेंटेनेंस और ईडीसी आईडीसी चार्जेस अलग से लेते हैं। वो जो खाली लैंड पड़ी हुई है ना आपकी, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, करो उसका कुछ। खुद नहीं कर सकते तो किसी को दे दो, कोलैबोरेशन कर लो। कोलैबोरेशन करके उसका प्लांट लगने दो। अरे किसी का तो प्लांट लगे, उसका लग जाएगा तो आप उसके प्लांट से रेंट ले लेना। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां पर शिफ्ट करना है। कब शिफ्ट करना है? कब डिसीजन लोगे? जब तक नहीं लेते उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है। आप देख रहे हो, फिक्स एसेट नॉन परफॉर्मिंग पता कैसे लगता है? जैसे ही आप उसको देखना शुरू करते हो, मेजरमेंट, ड्राइव बिहेवियर, और क्या पड़ा हुआ है? बिल्डिंग। तो जितने हिस्से की बिल्डिंग के अंदर आप उसको अपने ऑफिस के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो वहां तक तो ठीक है। जितना आप परमानेंट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो उसको किराए पर दे दो, कम से कम रेंट तो आएगा, परफॉर्मिंग हो जाएगा। अदरवाइज इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, काम ही किसी नहीं आ रही। और सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आपने किराए पर ऑफिस लिया हुआ है गुड़गांव के अंदर, क्यों भाई? यही पीरागढ़ी के अंदर जो आपकी बिल्डिंग है, मार्केटिंग वालों को यही बुलाओ। आजकल क्या मार्केटिंग के लिए अलग से ऑफिस खोलना, सब कुछ तो ऑनलाइन होता है। और मोस्टली मार्केटिंग की टीम अगर ऑफिस बैठती है और सेल्स की टीम बाहर रोटेट करती है, तो फिर अलग से किराया क्यों भर रहे हो? अपनी ही बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं उसको शिफ्ट करा लेते? या अगर आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, और जो आपकी साइट चल रही है, साइट के ऊपर ही बना लो ना अपना ऑफिस। जरूरी है अलग से एक और ऑफिस शानो शौकत के लिए दिखाना? एक 5 स्टार होटल में पेंट हाउस के अंदर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। अरे चले गए वो जमाने। ये जमाने थे पहले, जब लोग फू फा शा शू देखकर कोई सामान खरीद लेते थे बिल्डर का। अब तो बिल्डर का जितना नॉर्मल सा ऑफिस होता है ना, उतनी ज्यादा उसकी सेल होती है। या जिस बिल्डर का ऑफिस उसकी साइट पे बना होता है ना, उसकी सेल सबसे ज्यादा होती है। ये 5 स्टार होटलों वाले बंद करो, अपनी बिल्डिंग को इस्तेमाल करो। अच्छा, आपको इशारा मिल गया है, नॉन परफॉर्मिंग बना रखा है। तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी। जर्मनी गए थे? गए थे ना जर्मनी। वहां पर जाकर आपने इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट शानदार मशीन देखी कि एक मशीन 800 800 पीस निकाल सकती है 1 घंटे के अंदर। आपकी मशीन तो 10 भी नहीं निकालती, वो 800 निकालती है। भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी है! आपने क्या किया? लोन लिया, बाकी बचा खुचा पैसा यहाँ वहां से इकट्ठा किया, और जर्मनी की मशीन को इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर ले आए। अरे कर क्या रहे हो? उस मशीन का पड़ी हुई है वहीं, धूल खा रही है। चलनी भी तो चाहिए ना। आप इंजीनियर हो, टेक्निकल हो, आप कदरदान हो किसके? टेक्नोलॉजी के, उसकी तारीफ करते हो। बट दैट डज नॉट मीन ना, दैट डज नॉट मीन कि आपको जो अच्छा लगेगा उसको खरीद ही लोगे। उसको खरीद ही लोगे। किस चीज का ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे अपनी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर का। फिक्स्ड टर्नओवर क्या होती है? मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए की मशीनरी है। 1 करोड़ रुपए की मशीनरी है, और आप 5 करोड़ की सेल करते हो, तो ठीक है। तो यानी कि अब आपने देखा कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 5 करोड़ बटा में 1 करोड़ इजिकल टू 5 है। ओके। अब आपने देखा कि इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है ना, वो 5 है। कि कोई एसेट खरीदता है, उसके 5 गुना के बराबर की सेल तो होती है। अब अगर आपने 2 करोड़ रुपए की नई मशीन खरीद ली, तो एसेट कितने हो गए? एसेट कितने हो गए? 1 करोड़ पहले था, दो की और खरीद ली, 3 करोड़ की हो गई। अब 3 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी अपने शौक से, लेकिन आपको फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कितनी मेंटेन करनी है? 5 करनी है। तो करो सेल फिर, करो सेल। तो अगर 3 करोड़ की आपके पास प्लांटर मशीनरी है, तो 5 से गुणा करके मिनिमम मिनिमम 15 करोड़ की सेल होनी चाहिए। 15 करोड़ की सेल होनी चाहिए, तभी तो फायदा है ना नई मशीन खरीदने का। समझ गए? हाँ, आप कह रहे हो जगमोहन, समझ गए मैं कि अगर
3 करोड़ की मशीन है, 5 की फिक्स एसेट टर्नओवर मेंटेन करनी है तो 15 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी। तो यानी कि जो नई मशीन खरीदी है वो कम से कम 10 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगी ना कंपनी की सेल के अंदर, क्योंकि 1 करोड़ की मशीन से 5 करोड़ की सेल होती है तो 3 करोड़ की मशीन से 15 करोड़ की सेल होनी चाहिए। आपकी तो 3 करोड़ की मशीन से सिर्फ 6 करोड़ की सेल हो रही है। नई मशीन से कुछ खास ऑर्डर आए नहीं, तो इन्वेंट्री टर्न क्या हो गई? 6 करोड़ बटा में 3 करोड़ इजिकल टू 2। अच्छी भली फिक्स एसेट टर्नओवर 5 थी, उसको घटा के 2 कर लिया, तो यानी कि ये क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। समझ गए आप? समझ गए? आप कह रहे जगोन समझ गए, बिल्कुल समझ गए। फिक्स एसेट के अंदर हमें कोई तो बेंचमार्क लेके चलना पड़ेगा। जो मशीनें इक्विपमेंट प्लांट खरीदते चले जा रहे हैं, इतनी गहराई से तो कभी हमने सोचा नहीं था, तो आज सोच लो ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो मिलेगा ही। फर्नीचर एंड फिक्सचर, कितना फर्नीचर यहाँ वहां जहां तहां कहाँ लगा रखा है। और जब नया फर्नीचर दिवाली पे रिनोवेट किया था तो क्या किया? पुराने फर्नीचर को उठाकर आपने फैक्ट्री के टॉप फ्लोर के ऊपर चढ़ा दिया। आपने कहा अभी तो ऊपर चढ़ाओ, कुछ तो छत पे पड़ा हुआ है जो बारिश पड़ पड़ के खराब हो गया। क्यों भाई? जब वो फर्नीचर शुरू में लगाया था तो कितनी उम्मीदों से लगाया था, क्या दिवाली पूजा की थी और क्या सेलिब्रेशन किया था फैमिली के साथ में। और अब जब नया फर्नीचर आया तो पुराना डंप कर दिया। दो नुकसान, नॉन परफॉर्मिंग। पहले, अगर आप उस फर्नीचर को कबाड़ी को भी बेच देते ना तो पैसे मिलते, और ऊपर वाली जगह जहां पे आपने ब्लॉक कर रखी है उसको किराए पर देते, उसका किराया आता। अभी जगह भी खराब कर रखी है, जगह भी खराब की हुई है, और फर्नीचर को बेच भी नहीं रहे हो। अगर फर्नीचर है तो क्या लोग उसके ऊपर बैठ रहे हैं? क्या काम हो रहा है? या आपने तो उसका तो इस्तेमाल नहीं करते, जो इतना सामान पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, इस्तेमाल किसका कह रहे हैं? को वर्किंग स्पेस के अंदर 5-7 हजार रुपए का आपने पर सीट जगह और ले लिया। आपने आपने कहा नहीं नहीं एयरपोर्ट के पास होना चाहिए, नहीं नहीं वहां होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। अरे बाबा, अपना फर्नीचर फिक्सचर जो कि आपको कुछ कॉस्ट ना करे, बंदे जितने मर्जी बिठा लो, बस वही शौक है। कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, थोड़ी शानो शौकत चाहिए, थोड़ी सी कन्वीनियंस चाहिए। अरे बिजनेस हो रहा है क्या उसकी वजह से? कोई बिजनेस ना हो रहा, लेकिन बस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनाया हुआ है। अगर आप अपने फर्नीचर का कबाड़ ही बेच दो ना, तो आपकी सीसी लिमिट और नीचे आ जाए, लोन थोड़ा और कम हो जाए, थोड़े पैसे और घर में आ जाए, और एक आधा फंक्शन घर में कर लो आप। ये फर्नीचर जो इतना इकट्ठा कर रखा है, देखो कहाँ कहाँ फर्नीचर रखा हुआ है आपने। आज देखना, जरा जाओगे ना फैक्ट्री ऑफिस जाओगे तो बड़े प्यार से ध्यान से देखना, किधर किधर कहाँ कहाँ कुर्सी मेज टेबल अलमारियां और क्या बना रखा है आपने। निकालो सारा, खाली करो जो यूज नहीं हो रहा है, कम से कम जगह तो इस्तेमाल हो और कबाड़ी से पैसे तो आए। आप कह रहे हो जगमोहन समझ गए। और क्या करना है? देखो जरा, कार, एक कार चला रहे हो, एक कार खड़ी रहती है, और एक कार जो है जंक यार्ड में दे नहीं रहे, डंप कर नहीं रहे, सर्टिफिकेट ले नहीं रहे। अरे उसको सर्टिफिकेट ले लोगे ना, नई कार खरीदने में उसका डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आपकी कार बस पड़ी हुई है, खड़ी खड़ी उसके चारों टायर पंचर हो गए। और एक ऑफिस में खड़ी है और एक फैक्ट्री में खड़ी है, खड़ी है तो खड़ी है। भाई साहब को नई कार चाहिए, नई कार तो जाके ऐसे जाके डाउन पेमेंट करके किस्तों पे ले आए। पुरानी कार का क्या करना है भाई? क्या करना है पुरानी कार का? फील नहीं आ रही अंदर से, अरे बेच दो उसको। ये जो नॉन परफॉर्मिंग है, देख रहे हो, एक बार जब लव करोगे बैलेंस शीट में, उसके बालों में क्या आपने जाले बिछा रखे हैं उसको अच्छे से सैलून लेकर जाओ अपनी बैलेंस शीट को, और उसको एकदम नीट एंड क्लीन करो। यानी कि कार, आपकी कार और कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, लैपटॉप खरीदते जा रहे हो। अरे पुराने लैपटॉप का क्या हुआ? एम्प्लॉय ले गए अपने साथ ही, फुल एंड फाइनल के टाइम के ऊपर रिसीव बैक नहीं करना होता कंप्यूटर को, लैपटॉप को। दे माउस पे माउस, कीबोर्ड पे कीबोर्ड, और इतनी असेसरी परचेज करते हैं आपके ऑफिस के अंदर कंप्यूटर की। आखिर जाती कहाँ है इतने कंप्यूटर जितने का आपका कंप्यूटर रिपेयर मेंटेनेंस का या कंप्यूटर के एसेट्स का बिल आ जाता है? नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं हो रहे, कंट्रोल लगाओ। कई बार तो ऐसा था कि अगर आपने कंप्यूटर खुद ना खरीद के किराए पर ही लिए होते,
तो सस्ता पड़ता। लैपटॉप खुद ना खरीद के अगर आपने उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान दिया होता, एम्प्लॉय को बोलते कि अपना लैपटॉप लेके आओ और सीधा का सीधा क्लाउड के थ्रू आपने ऑपरेटिंग करनी है, और वहां पर फायरवॉल लगा के सिक्योरिटी कंट्रोल लगा रखा है, आपके लाखों रुपए की कंप्यूटर की इन्वेस्टमेंट आपकी बच जाती। पुराने कंप्यूटर हो गए, नए आ गए हैं, किसी की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी भी खराब होती है तो आप कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड करने की जगह कंप्यूटर ही नया खरीद लेते हो। क्या कर रहे हो, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स को एनपीए में कन्वर्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट आपने जो करवाया हुआ है, क्यों करवाया था, क्योंकि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना था, और उस समय उन्होंने कहा कि आपको एफडी करानी पड़ेगी क्योंकि बैंक गारंटी लगेगी। वो कब से वो सिस्टम खत्म हो गया, एफडी फिर डिपार्टमेंट के पास ही पड़ी हुई है। अरे उस एफडी को रिलीज कराओ, किसी काम में लगाओ, श्योरिटी सिक्योरिटी दे रखी थी उसको वापस लो, फिक्स डिपॉजिट को, और किसी ढंग की जगह पे लगाओ। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, ये आप डिसाइड करते हो कि किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को दिया हुआ है। जो सरप्लस फंड है ना, तो म्यूचुअल फंड को एसआईपी के द्वारा और शिफ्टिंग भी करवाते रहा करो। किसी ढंग की इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपॉइंट करो, जो कि कम से कम महीने में एक बार आपको बताए तो सही। पता नहीं कहाँ कहाँ म्यूचुअल फंड लगा रखे हैं, बताओ। शेयर्स, डायरेक्टली शेयर्स कंपनी में खरीदने की जरूरत ही क्या है, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज करो जहां पर करना है। और जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में करने की जगह अपने इंडिविजुअल में किया करो, ताकि कुछ फायदा भी हो आपको। कंपनी के अंदर तो समझ ही नहीं आ रही है शेयर्स का हो क्या रहा है। कंपनी में तो म्यूचुअल फंड कर लो, लिक्विड फंड कर लो, इंडेक्स फंड कर लो, कंपनी ने शेयर लेके क्या करने हैं खाम खा से। आपने फिर कंपनी के अंदर वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी बनवा देनी है, चलो चेक कर लो। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट म्यूचुअल फंड शेयर्स हर महीने रिव्यू होनी चाहिए। हर महीने एक एक लाइन आइटम को आपको देखना है, कहीं ये नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं बन गए हैं। आप कह रहे हो ठीक है जगवान कर लेंगे, और देखो कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट आपकी है, एक बार तो देखा करो, पता लगे किताबों में इन्वेस्टमेंट है असली में है ही नहीं। सत्यम, सत्यम का केस हुआ था ना। देखो जरा आप, आपकी बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है, किताबों में आ रही है, और आप कह रहे हो कि मैंने तो उसको मैच्योर भी करवा लिया था, मेरी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, ली मैंने, इंडिविजुअल नाम से थी, दिखा दी मैंने कंपनी के अंदर, उसको तो मैं खा पी भी गया, लेकिन बैलेंस शीट में अभी भी दिख रही है। क्यों भाई, क्यों भाई, क्या बात है, इतनी लापरवाहियां, गलत बात है। चलो अब करंट असेट में चले जाओ। करंट असेट में देखो कि आपकी जो इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है ना, उसकी एज विद इन 45 डेज है ना, इन्वेंट्री टर्न 12 आ रही है ना, तो सही है। अगर इन्वेंट्री टर्न 12 तेजी से घूम रही है तो इसका मतलब है कि बढ़िया है। तेजी से घूम रही का मतलब क्या है, कि अगर आपकी 1 करोड़ की इन्वेंट्री है और 12 करोड़ की सेल करते हो, तो इन्वेंट्री टर्न कितनी हुई, 12। अगर आपके पास 1 करोड़ की इन्वेंट्री है और सेल करते हो मात्र 2 करोड़ की, तो इन्वेंट्री टर्न क्या हुई, 2, बस 2, बड़ी धीरे दौड़ रही है। 2 यानी कि स्लो, 3 तेज, 4 तेज, 5 तेज, 6 तेज, 12 तेज। तो अपनी इन्वेंट्री परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग है, कैसे पता लगेगा, इन्वेंट्री टर्न से। तो इन्वेंट्री टर्न आपने महीने में एक बार देखनी ही देखनी है। और डेटर, डेटर आपकी परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग है, यानी कि डेटर डेज। आप कहते हो कि मेरे डेटर डेज ना ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के डेटर डेज हो सकते हैं, डेटर 15 दिनों की सेल के बराबर के होते हैं। देखो सारी की सारी तेजी जो है ना, उसकी रेशियो सेल के साथ में कंसिडर्ड है। तो यानी कि कोई एसेट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि वो कंपनी के अंदर कितनी सेल लाने के अंदर सहयोग कर रहा है। तो डेटर डेज अगर 15 दिनों के बराबर है, यानी कि सेल करते हो पैसे अंदर, सेल करते हो पैसे अंदर। लेकिन अगर डेटर डेज जो है वो 45, 90, 150 हो चुके हैं, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो डेटर्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन इंजन लगाना पड़ेगा। कलेक्शन इंजन के अंदर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी के डेटर्स वो हैं जो पैसे नहीं दे रहे, नहीं दे रहे तो बंदा भेजो, नहीं दे रहे तो लेटर भेजो, नहीं दे रहे तो नोटिस भेजो, नहीं दे रहे तो रिकवरी एजेंट को लगाओ, नहीं दे रहे तो खुद जाके बैठो, लंच करो, डिनर करो, प्यार करो, जो करना है करो डेटर्स के अंदर। और ए कैटेगरी कौन सी है, जो फटाफट दे रहे हैं। अब जो ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, वो बीच वाले हैं, कभी दे देते हैं कभी नहीं दे देते। एक बार ना बैठ के बात कर लो कि भाई साहब करना क्या है।
जब भी मैं आपको सेल करता हूँ, नई सेल करता हूँ, तो पिछले के पैसे आते हैं, फिर आप कहते हो दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, हो जाएगा, कर लेगा। जितनी मेरी आपसे बातचीत हुई है ना, मैंने सारी नोट किए रखी है। ये पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की मैं फाइल आपको ईमेल कर रहा हूँ। देखो, ये तो आपका पैटर्न है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, करा रहे हैं, हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। भाई साहब, एक बार बैठ के बात कर ले जरा, अच्छे से बात कर ले। तो या तो अगर आप बी कैटेगरी के हो तो ए बन जाओ, या तो फिर सी बन जाओ, ताकि मैं आपसे बिजनेस बंद करूं। तो फिर बिजनेस बंद करेंगी, वो तो हो गया, अब नहीं सप्लाई कर रहा मैं आपको। लेकिन आप ना सप्लाई तब बंद करना जब आपका ए बढ़ जाए। लोग क्या करते हैं, बी और सी को बंद कर देते हैं, ए अभी किया नहीं होता, बस गुस्सा ही है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। अरे गुस्से से क्या होगा, दिमाग से होगा। पहले एनबीडी करो, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करो, नई सेल करो, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, नया कस्टमर बढ़ाओ। जब नया आ गया तो पुराने को फिर इस तरह से आप बात कर सकते हो, नॉन परफॉर्मिंग को परफॉर्मिंग में कन्वर्ट करते हुए। प्रैक्टिकल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, एडवांस टू सप्लायर। अरे पैसे दे दिए सप्लायर को, उससे माल तो ले लो। माल नहीं आ रहा तो पैसे वापस ले लो। तो ये एडवांस टू सप्लायर क्यों खड़ा है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, कब से खड़ा है, 180 दिनों से खड़ा हुआ है। क्यों भाई, इधर से बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, और उधर सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक करो इसको। सिक्योरिटी डिपॉजिट, पता नहीं कहाँ कहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है। याद है जब आप पिछले ऑफिस के अंदर थे, पिछले ऑफिस के अंदर वहां पर आपको एक वाटर सप्लाई करता था, और वाटर के जार होते थे, 7 जार आते थे आपकी कंपनी के अंदर, और 7 जार की आपने सिक्योरिटी दी हुई थी। वो कहता ना सिक्योरिटी दे दो, अच्छा आपने तो ऑफिस भी चेंज कर लिया, नई जगह के ऊपर आ गए। वो जो 7 जार थे ना पानी के, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे तो वापस ले लो। वो जो बिजली का मीटर लगाया था, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, पैसे तो वापस ले लो। आपने कई कंपनियों की एजेंसी ले रखी है, वहां पर कहीं 5 हजार, 50 हजार, 10 हजार, लाख, 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, वो तो वापस ले लो। आपने कई गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई कर रखे हैं, टेंडर के टाइम पे आपने डिपॉजिट जमा कराया, अरे बाबा वो पैसे तो वापस ले लो। जब पिछला ऑफिस आपने किराए पर लिया था तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, उन्होंने कहा था बाकी तो एडजस्ट हो गया, 15 दिनों का हम 2 महीने के बाद करेंगे, एक बार बिजली का बिल क्लियर हो जाए, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो। जब आपने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट की थी नरैना से मानेसर के अंदर, तो नरैना के अंदर जितनी जितनी आपने बिजली विभाग को या पानी वाले विभाग को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी थी, अरे बाबा वो तो वापस ले लो। कब लोगे, कब लोगे, पड़ी है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, सब राम भरोसे, सब राम भरोसे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट तो पता नहीं कहाँ, यहाँ जहां तहां कितने टेंडर भर दिया आपने भारत सरकार के, सारे डिपॉजिट जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, वापिस ही नहीं ले रहे आप। ले लो, ले लो, ले लो। और अदर एसेट देखो, आपकी बैलेंस शीट के अंदर एक टीडीएस खड़ा हुआ है। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस किसी ने काट लिया आपका, इनकम टैक्स में एडजस्ट हो गया, और जितना टीडीएस ज्यादा कटा था, अब वो क्या आ रहा है, टीडीएस रिफंडेबल। अब टीडीएस रिफंडेबल है, तो सीए साहब को बोल के रिफंड करवा लो। कब से रिफंड खड़े हुए, इतने पुराने पुराने खड़े हुए बैलेंस शीट के अंदर, क्यों खड़े हैं, जीएसटी रिसीवेबल खड़ा हुआ है। इनपुट ज्यादा था, आउटपुट कम था, जीएसटी का रिफंड बन गया। अब जीएसटी का रिफंड खड़ा है तो खड़ा है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट पे टैक्स होता है 0, परचेज पे जो इनपुट दिया हुआ है उसका रिफंड कब लोगे, ले ही नहीं रहे हो, फंसा हुआ है पैसा, बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। ये भी तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है मेरे दोस्तों। अब अदर एसेट्स भी तो हैं, जिनको पता नहीं आप एसेट मानते हो कि नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूं, बहुत बड़ा एसेट है जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अरे ह्यूमन कैपिटल इज ए एसेट। जितने इम्प्लॉई आपके पास हैं उनकी जो सैलरी है, और जितनी आप सेल करते हो, जरा परसेंटेज में देखो कि वो आपकी विद इन लिमिट है कि नहीं है। मान लीजिए सर्विस सेगमेंट के अंदर हो तो 20% से कम ही होनी चाहिए सैलरी आपकी, ह्यूमन कैपिटल आपकी। तो ह्यूमन कैपिटल की आप जो अमाउंट की परसेंटेज अगर बढ़ती चली जा रही है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हर साल अप्रेजल होता है, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, अब क्या करें, उसको 15 हजार की नौकरी पे रखा था, अब बढ़ते बढ़ते 90 हजार रुपए की उसकी तनख्वाह हो गई है। अब ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भाई तेरी तनख्वाह दोबारा से 15 हजार कर सकते हैं। अब तो देखो जी महंगाई बढ़ रही है, उसको कर रहे हैं। अरे
ठीक है, उसकी सैलरी 15,000 से बढ़ के 90,000 हो गई मान लो, लेकिन फिर 90,000 के हिसाब से KRA भी तो सेट करो, 90,000 के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस भी तो सेट करो, 90,000 के हिसाब से उतना काम भी तो लो, उसका रोल चेंज करो, उसकी कैटेगरी चेंज करो, उससे बात करो, उसके अनुभव का इस्तेमाल करो, अपने बिजनेस के मॉडल को ट्रांसफॉर्म करो राइट जगह के ऊपर। अगर आपका ड्राइवर है और इतना पुराना है तो भैया समय आ गया है उसको फैक्ट्री का सुपरवाइजर बनाने का, उसको एडमिन का काम करवाने का, क्योंकि सब पता है उसको HR के अंदर एक सपोर्टिंग रोल देने का। कब तक ड्राइवरी करेगा? नया ड्राइवर रखो इसके अंडर में, और जब जरूरत पड़ेगी तो इसको ड्राइवरी भी करा लेना, अदरवाइज उसको वहां पे रखो। और जो नए नए आप महंगे महंगे सुपरवाइजर रखते हो, उससे बढ़िया तो आपका ड्राइवर है, सब पता है उसको कहाँ से आना है, कहाँ पर जाना है। तो यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, उसकी इंटेलिजेंसी का क्या इस्तेमाल कर रहे हो? इतनी बड़ी कैपिटल आपके पास है, अपनी टीम को चैलेंजेस दो, चैलेंज दो, उनको R&D करने के लिए बोलो, रिसर्च करने के लिए बोलो, अपने पुराने पुराने एम्प्लॉय को बोलो कि देखो जी, आपको मेरे साथ हो गए या 5 साल, एक काम करो, इस बार जो पुणे जाना है, पूना, मैंने नहीं जाना, आपने जाना है, जाओ मार्केट डेवलप करके आओ। आप अपने टीम को ग्रुप बना के चैलेंज दो, देखिए अब हम इस महीने अपनी सेल को 20% इंक्रीज करना चाहते हैं और प्रॉफिट 30% इंक्रीज करना चाहते हैं, और अगर ऐसा कर पाते हो तो हम अब नए लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो आओ बैठो टीम वालों, कॉन्फ्रेंस रूम में लाके अपनी ह्यूमन कैपिटल को चैलेंजेस दो, उनको उनको बिजी करो, इंगेज करो, उनको एक्साइट करो, उनको गेमिफाई करो, ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करो, ह्यूमन कैपिटल के दिमाग को बिठाओ, उसको बोलते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। आपका PNB अगर कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी मीटिंग में बैठेगा ना, और आप उनसे आइडिया लोगे कि और क्या लगता है कि किस तरह से बिजली के खर्चे को कम किया जा सकता है, वो बता देगा कि सर शाम को AC चलते ही छोड़ जाते हैं, मैं कब कब बंद करूं, कितने करूं। मैंने कहा दफा कर, मैंने उस दिन 500 रुपये आपसे एडवांस क्या मांग लिया, आपने मुझे दिया ही नहीं। मैंने कहा 500 रुपये एडवांस देने में साहब की ना जान निकलती है। इधर आपका जो स्टाफ है, AC चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, चाय पानी ये खाना पीना दवा दब आ रहा है। 8-8 हज़ार रुपए का तो मैं समोसे, चटनियाँ, इनके सामान लेकर आता हूं मैं। मेरे को ना 500 रुपये मैं कोई बढ़ाने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, अपनी ही तनख्वाह में से काट के मात्र 500 रुपए का एडवांस मांगा, उसमें तो आपकी जान निकल गई सारी। सिखा सिखा सुना दिया आपने बातें कि हमारी कंपनी में ठीक नहीं चल रहा। अबे ठीक नहीं चल रहा तो कंपनी के अंदर जो सुबह आते सारी ये बिजली का मीटर ऑन कर देते हैं, और लाइटें पंखे चलती रहती हैं, और अनाप शनाप मंगाते रहते हैं, और बर्गर पिज्जे इतने चलते रहते हैं, ये चाय के लिए चीनी रोज की रोज मंगाते हैं, महीने की इकट्ठी भी तो मंगवा सकते थे। ये जो दूध का जो बे इंतहा इंतजाम करते हैं, आपका PN तक आपको बता देगा। आप बिठाओ तो सही अपने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अपनी ह्यूमन कैपिटल को, और उनसे पूछो तो सही कि कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कंपनी को। वो सारे बता देगा कि आपकी कंपनी में कौन से परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, कौन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और उनको सही काम पे लगाओ, उनको चैलेंज दो, चैलेंज अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को गेम्स प्रोवाइड करो, उनको गेम्स और सॉफ्टवेयर। जाने कौन कौन से सॉफ्टवेयर ले रखे हैं, और उस सारे सॉफ्टवेयर का मंथली बेसिस के ऊपर रेंट जा रहा है। चलो जी, GoDaddy का एनुअल चार्जेस, स्पेक्ट्रम के एनुअल चार्जेस, टैली के एनुअल चार्जेस, बिजी को भी लगा रखा उसके एनुअल चार्जेस, जूम के भी वेबिनार के चार्जेस लगा रखे हैं, हर महीने जा रहे हैं। और तो और पता नहीं कौन से AI के सॉफ्टवेयर ले रखे हैं, उसके सॉफ्टवेयर जा रहे हैं। एडोबी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भी चार्जेस जा रहे हैं। जबकि वीमियो को ले रखा था आपने, तो वीमियो में एडोबी वाला काम हो जाता है, तो वो क्या कर रखा है, एप्पल के आई मूवी के सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है। कई तरह की नॉलेज को इनहांस करने के लिए भगवान जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सॉफ्टवेयर के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। कोई क्रेडिट कार्ड में से कट 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 करता चला जा रहा है, कोई आपके करंट अकाउंट में से हर महीने पैसे निकलते जाते हैं। क्योंकि जितने भी अंग्रेज है ना, वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, खट 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 खट, पता ही नहीं लगता कब 200, 500, 8,000, 10,000 निकलते चले जा रहे हैं। ये जो आपके सॉफ्टवेयर है वो कुछ कर थोड़ी रहे हैं, वो तो छेद हो गए हैं आपके कैश फ्लो के अंदर, वहां से खाते चले जा रहे हैं। जागो ग्राहक, जागो, समझो, देखो क्या कर रहे हो आप। इस अदर एसेट्स को परफॉर्मिंग एसेट्स बनाओ। तो क्या करना है,
देखो, आप कह रहे हो कि जगमोहन मेरे क्वेश्चन को आंसर करो, हाउ टू कन्वर्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू परफॉर्मिंग एसेट, करूं क्या? मैं कह रहा हूं मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। अरे बाबा, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग में मात्र देखना शुरू करो। देखना शुरू करोगे ना, जिसको देखोगे वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। किसी इंसान को देखोगे, इंसान रिजल्ट देना शुरू करेगा। किसी फर्नीचर को देखोगे ना, फर्नीचर रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो सीधा सा जवाब है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि कोई हाई फंडे सीखने की जरूरत नहीं है। बस मेजर करो उसके बिहेवियर को, यानी कि मंथली फाइनेंस रिव्यू के अंदर अपनी बैलेंस शीट को खोल के देख लो कि ये लैंड का क्या चल रहा है आजकल, ये बिल्डिंग में क्या क्या कर रहे हो आजकल, ये फर्नीचर कहाँ पड़ा हुआ है, ये एफडी का अभी आया कि नहीं आया। ये समझ गए ना? आप बहुत इंटेलिजेंट हो, खटक से समझ गए। और आप हर लाइन आइटम को जब रिव्यू करोगे ना, तो बस मजा आ जाएगा। लव योर बैलेंस शीट। दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ टू इंश्योर परफॉर्मिंग एसेट रंग लॉन्ग टर्म चलते रहे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट फटाफट जल्दी पता लग जाए, ऐसा करे क्या? क्या करें ऐसा? मैं कह रहा हूं डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करना शुरू करो। झट से पता लग जाएगा कि वो एसेट परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग है अर्ली स्टेज के ऊपर। कैसे? आपको ना, आपको अपने एसेट्स के केपीआई सेट करने हैं। मतलब जैसे कि आपकी इन्वेंट्री है, तो उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर, अब इन्वेंट्री टर्नओवर अगर कम दिख रही है, इसका मतलब है कि वो स्लो मूविंग हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग है। आपकी रिटर्न ऑन एसेट, इसका मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके बदले में पैसा कितना कमा रहे हो। तो आपकी एफडी पर इंटरेस्ट क्या आ रहा है, आपका म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न आपको दे रही है, शेयर्स क्या रिटर्न दे रहे हैं, और जो आपने एसेट्स खरीद रखे हैं उसकी टर्न यानी कि टोटल एसेट और सेल का टर्न देखो। आप कह रहे हो 5 होना चाहिए था, मशीनों खरीद ली, मैंने बताया ना टर्न 2 हो गया, वहां से पता लगेगा। रिसीवेबल की एजिंग, भाई 90 दिनों से ऊपर जा रहे हैं क्या? एसेट की यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि आउटपुट कितनी आ रही है उसकी। तो यानी कि ये है आपके दोनों के दोनों बड़े क्वेश्चन का आंसर। बाकी मैंने कंटेंट के अंदर ही कवर कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने टेलीग्राम के अंदर जो हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा था। और अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ इस लिंक पे ऐसे करके क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको ज्वाइन ग्रुप करने के लिए बोलेगा। बस आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अरे वाह, एक बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया इनका 9:28 पे कल रात को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, इसका लिंक कहाँ है? कहाँ है इसका लिंक कैश फ्लो कम्युनिटी का? मैंने ना हर जगह पे उसको ना कंसोलिडेट कर दिया है। क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट इसलिए कर दिया सो दैट कि एक ही जगह पर अब धीरे धीरे ना सारे जो हमारे 12-15 पार्टिसिपेंट हैं, 12-15 हजार पार्टिसिपेंट है, उसको मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो जो भी मेरे साथ लाइव है उनको मैंने चैट बॉक्स के ऊपर दे दिया है, जो मेरे साथ लाइव है। और जो इसकी वीडियो देखेंगे, और वो तो वीडियो को पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं, और साथ में वीडियो को एंजॉय करने वाले हो, और साथ में क्या करना है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में चले जाना उस वीडियो की, वहां पर इसका लिंक होगा, तो डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो कैश फ्लो कम्युनिटी को। बाकी जेएससी ऑनलाइन का तो आप आनंद ले ही रहे हो, अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ ही रहे हो। पूछ डाला तो लाइव जिंगल आला। तो चलो, जेएससी ऑनलाइन को अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो आओ रजिस्टर करो। अब हो गया जी कंटेंट आज का कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब बताओ जो मेरे साथ लाइव हैं, कैसा लगा आपका आज का सेशन? क्या सीखा? क्या सीखा? कैसा लगा? क्या सीखा? बताओ जरा। चैट बॉक्स एक्टिवेट कर दिया मैंने। क्या सीखा? कैसा लगा? संजय जी कह रहे हैं बहुत शानदार। धन्यवाद नरवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने आपको कल शाम को भी देखा था। सलोम जी कह रहे हैं थैंक यू। क्या बात है, पुणे से चैंपियन आए हुए हैं। यूनिक टॉपिक है, अभिनव जी कह रहे हैं, आप ही ने डिमांड किया था अभिनव जी। चलिए, केके जी कह रहे हैं ग्रेट विद डिटेल्स एज यूजुअल। थैंक यू केके महेश्वरी जी फॉर योर इंकरेजमेंट। आकाश तिवारी जी कह रहे हैं थैंक यू सर, मस्त था। चलो, मजा आना चाहिए। इसी तरीके से आपको जिस भी कैश फ्लो के टॉपिक के ऊपर
आपको चाहिए ना इन डेप्थ एनालिसिस, बस कैश फ्लो कम्युनिटी में उस टॉपिक की डिमांड कर दिया करो, तो बस मिलजुल के बना लेंगे। योर विश यूनिवर्स की कमांड, और मेरी बांसुरी बज जाएगी उसके अंदर सुबह सुबह 5 बजे। तो आकाश तिवारी जी कह रहे हैं मस्त था, और सलम जी कह रहे हैं कैश लीक स्टॉप करने का आइडिया समझ में आ गया। अभिनव भाई कह रहे हैं आई ओपनर स्टॉप्ड, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, कैश लीक स्टॉप्ड। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए कैश फ्लो के टॉपिक के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ। लव, लव में रहो, लव में सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो तो यूनिवर्स से प्यार हो जाएगा, क्योंकि अगर आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा आत्मा है, तो सेल्फ लव से भी तो परमात्मा पे पहुंचा जा सकता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, और उसी लव के अंदर बैलेंस शीट को भी लव कर लेना। लव योर बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी, जहां प्यार करोगे ना वो एक्सपैंड हो जाएगा। चलिए बाय, थैंक यू।